जय हिंद दोस्तों। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 2 का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। और इसमें जो थीम 8 है यानी जो चैप्टर 8 है, जिसमें हम मुगल एम्पायर के टाइम पे पीजेंट जमींदार और स्टेट की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा 16 से 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड है। इसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सारे सवाल यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी किया। इनमें हमने सबसे प्रमुख जो बात करी वो ये कि पीजेंट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस तरह से देखने को मिला। उसके बाद कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम इन चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। ये जो किसान थे उनमें किस तरह की लैंडें थी, किस तरह की लैंड थी। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि इनमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते थे किसान के लिए। हाल ही में यहाँ से सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कुछ टर्म्स आगे चल के भी रिपीट हो सकते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जिनमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है रैयत, मुजारियाँ, असामी। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं और इन्हें आपको अच्छे से समझना है। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी अर्लियर वीडियोज़ में कवर किया है। खुद कास्ता और पही कास्ता के बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है और ये हाईलाइटेड पीडीएफ आप हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि ये आपके रिवीजन में हेल्प करे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वतन लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया, यहाँ से सवाल भी पूछा गया है। टेवर्नियर ने क्या देखा यहाँ पे गाँव में किस तरीके से मनी की सर्कुलेशन हो रही है, इन चीज़ों के बारे में भी समझा। टेवर्नियर कौन थे? तो ये दो ट्रेवलर्स हैं, इनके बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया और डिटेल में डिस्कस किया है। बर्नियर जो है शाहजहाँ के टाइम पे आते हैं और जो शाहजहाँ के बेटे हैं दारा सिको, ये इनके फिजिशियन होते हैं, राइट। इसके बाद अगर ट्रेवर्नियर की बात करें, ट्रेवर्नियर की, तो ये जेम मर्चेंट होते हैं, हीरे के व्यापारी होते हैं। ये दोनों सवाल सिलसिले में आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाव बात करते हैं, ये हमने थोड़ा रिवीजन कर लिया। इसके बाद हमने फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स के बारे में समझा है कि खरबंदी क्या है। अब देखिए ये डायरेक्ट टर्म्स पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं ऐसे सवाल पास्ट ईयर में, तो इन टर्म्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके बाद हमने क्या क्या डिस्कस किया है, जैसे पेशकश वगैरह के बारे में समझा है कि जो मुगल स्टेट एक ट्रिब्यूट कलेक्ट करती थी, उनमें से एक तरीके की ट्रिब्यूट को पेशकश कहा जाता था। परगना से सवाल पूछा गया है सिविल सर्विसेज 2018 में, आई थिंक, ठीक है। इनमें आपको साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना था जो रीजन्स थे मुगल एम्पायर के, उनमें। यहाँ से भी सवाल बना है सीडीएस में। क्या सवाल बना है? यही कि जो चंडी मंगली ये एक बंगाली पोयम है जो कि मुकुंदरम चक्रवर्ती जी के द्वारा कंपोज की गई है। इसके बाद हमने लास्ट के वीडियो में मनसबदारी सिस्टम को समझा था और इसके बारे में डिटेल वीडियो भी है जिनमें काफ़ी सारे सवाल हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। ये जो टर्म्स है नकदी, जागीर, ये सब टर्म्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। नाउ बात करते हैं, हाँ, ये आमिल गुजार वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। कनकूत क्या है? देखिए ये सभी सवाल पूछे गए हैं। कनकूत का क्या मतलब है, राइट। देखिए हिंदी में जो कन है इसका मतलब ग्रेन होता है और कूद का मतलब एस्टिमेट्स होता है। यानी अगर जो भी प्राइसेस हैं, राइट, जो भी प्राइसेस हैं ग्रेन्स वगैरह की, उनको एस्टिमेट करने का जो काम है ये कनकूत सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। ना बात करते हैं फ्लो ऑफ सिल्वर की। तो मुगल एम्पायर हमें पता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटोरियल एम्पायर था, मतलब टेरिटोरियल जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा मुगल एम्पायर के टाइम में देखने को मिलता है। और ये सबसे ज़्यादा अपने पीक पे किस मुगल एम्पायर के टाइम पे देखने को मिला, हमने डिस्कस भी किया। औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वो इस टेरिटोरियल एक्सटेंशन देखने को मिला मुगल एम्पायर का। अब इसी टाइम पे अलग अलग जगहों में और भी बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी। जैसे जो मिंग एम्पायर थी वो चाइना में देखने को मिली। सफाविद एम्पायर जो है, सफाविद डायनेस्टी की, ये ईरान में देखने को मिली। अच्छा, आप बता सकते हैं कि किस सफाविद रूलर के साथ हुमायूं की पेंटिंग देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन हमने कवर भी किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछा भी गया है। इसके बाद अगर हम बात करें ओटोमन एम्पायर की, तो ये पता है वन ऑफ द माइटीएस्ट एम्पायर था टर्की वाले रीजन में प्रेजेंट डे में। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली इन एम्पायर्स में, इनसे क्या हुआ कि एक काफ़ी अच्छा ट्रेड नेटवर्क बन गया। यानी ये जो एम्पायर्स ही आपस में ट्रेड करते थे, इससे लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो उस रीजन में नहीं ग्रो कर पा रही थी या जिन चीज़ों की ज़रूरत थी अगर उन क्षेत्रों में वो नहीं थी, तो ट्रेड के थ्रू इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला। देखिए कभी भी ट्रेड होता है किन्हीं दो एम्पायर्स के बीच, तो केवल ट्रेडिंग सामानों की ही नहीं होती है, कल्चर वगैरह भी एक तरीके से आप कह लें कि इंटीग्रेट हो जाते हैं, एसिमिलेट हो जाते हैं। और इसी के साथ ही एक और इंटीग्रेशन भी देखने को मिला, वो ये कि जो बहुत ज़्यादा ट्रेड होने लगा, इनसे ह्यूज अमाउंट ऑफ जो सिल्वर बलियंस हैं, ठीक है, वो एशिया में आने लगे। क्यों? क्योंकि जो सामान है उसके बदले में सिल्वर बुलियंस पे किए जा रहे थे।
तो ये जो सिल्वर्स का फ्लो देखने को मिला इंडिया की ओर काफ़ी बड़ी संख्या में, क्या ये इंडिया के लिए अच्छा था या बुरा था? तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ ये, क्योंकि नेचुरल जो रिसोर्सेज थे सिल्वर के, ये इंडिया में नहीं देखने को मिले थे। तो ये जो पीरियड रहा 16 से 18 सेंचुरी का, इनमें मेटल करेंसी में काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली, और इसका ये एक बड़ा रीज़न था कि बाकी देशों से काफ़ी सारे सिल्वर्स के जो कॉइन्स हैं ये इंडिया में आ रहे थे। एक और बात है यहाँ पे, और वो ये कि जो मेटल करेंसी की अवेलेबिलिटी है, खास करके सिल्वर रुपया की, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। ऑब्वियसली बढ़नी ही थी, बिकॉज जो ट्रेडिंग हो रही थी इनसे इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा सिल्वर की जो कॉइन्स हैं ये गेन हो रहे थे। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो ये जो इटालियन ट्रेवलर हैं, नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अभी तक नहीं पूछा गया एग्जाम्स में, और ट्रेवलर्स पे जैसा कि आपको पता है ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, हर साल सवाल देखने को मिलते हैं, तो ये नाम अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो गियोवानी कैरेरी हैं ये भारत किस टाइम पीरियड में आते हैं, या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किस देश के हैं। तो ये इटली से हैं, यानी वेनेटियन है, इटालियन ट्रेवलर हैं जियोवानी कैरेरी। इनका क्या कहना है, जो ये 1690 में इंडिया से गुजरते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से जो पूरे ही ग्लोब हैं उनमें सिल्वर का आउटफ्लो इंडिया की ओर देखने को मिला। अब ये जो जियोवानी कैरेरी हैं, इनका जो अकाउंट है इससे ये लिया गया है किस तरीके से मुग़ल एम्पायर के टाइम पे काफ़ी सारा सिल्वर भारत पहुंचा, और ये पूरी इनकी एक्सप्लेनेशन है। तो मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कि अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेडिंग हुई, मनी वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो सप्लाई हुआ इंडिया में, इस कारण से जो सिल्वर है ये भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ना बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक ऑफ मिडिवल इंडिया, और वो बुक है कौन सी, आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी किनके द्वारा लिखी गई है ये हम सबको पता है, अबुल फजल अकबर के दरबार में थे, काफ़ी फेमस ये कवि थे। तो ये जो आईने अकबरी हैं ये एक तरीके से आप कह लें कि अबुल फजल के द्वारा जो किताबें लिखी गई है उनमें से ये सबसे प्रमुख है। ये हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर तरीके से हर एस्पेक्ट को ये हमारे सामने रखता है, और उस टाइम की जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसमें ये कवर की जाती हैं। और ये अकबर के टाइम पे लिखी गई हैं, और कब कंप्लीट हुई हैं, 1598 में। और 1598 जो है ये टाइम पीरियड था 42nd रीजनल ईयर था। रीजनल ईयर का मतलब क्या है कि जिस टाइम पे एम्पेरर अकबर ने गद्दी संभाली उसके 42 साल यानी 42 ईयर्स के बाद 1598 में ये बुक कंपाइल हुई। ये ईयर जानने से क्या महत्व है, ये महत्व है कि 42 साल का डेटा भी इसमें होगा ऑब्वियसली, और इसके पहले के टाइम पीरियड के बारे में भी काफ़ी सारी हमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ से हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, वो ये कि जो अकबरनामा किताब है ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। और ये जो अकबरनामा है इनमें 3 बुक्स शामिल हैं। पहली जो बुक्स है, पहला जो पार्ट है इसमें से वो हिस्टोरिकल नैरेटिव देता है कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हुई, या किस तरीके से इनमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखने को मिला, बाकी के रूलर्स ने कौन से इंपॉर्टेंट काम किए, इन चीज़ों के बारे में बताया गया फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। जबकि जो इसका सेकेंड पार्ट है इनमें भी कुछ इसी तरीके की सिमिलर सी बातें हैं, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स वगैरह को ही डिस्कस किया गया है। लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो थर्ड बुक है इसमें से, और थर्ड बुक को स्पेसिफिकली आईने अकबरी कहा जाता है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बने कि अकबरनामा में जो 3 किताबें हैं, 3 जो बुक्स का कंपाइलेशन है, उनमें से थर्ड बुक को क्या कहते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आईने अकबरी होगा इसका आंसर। तो ये ध्यान रखें, दोनों ही जो किताबें अलग अलग तरीके से पूछ ली जाती हैं, अकबरनामा किनके द्वारा लिखा गया तो भी इसका आंसर ऑब्वियसली अबुल फजल है, और जब आईने अकबरी की हम बात करें तो भी इसका आंसर अबुल फजल ही है। तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे देखेंगे ऐसे काफ़ी सारे सवाल भी बने हैं, क्या क्या डिस्कशन किया गया है। आईने अकबरी में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई, किस तरीके से जो आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट है, इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाता था अकबर के एम्पायर के टाइम पे। लिटरेसी, कल्चरल, रिलीजियस ट्रेडिशन किस तरीके से थे लोग कितने लिटरेट थे, किस भाषा में निपुण थे, या कल्चर किस तरीके का था, कौन कौन से रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते थे। तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कंपाइल करना, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क था, और ये बखूबी निभाया गया अबुल फजल के द्वारा। इसके बाद जो एम्पेरर है इन्हें इन्फॉर्म किया गया किस तरीके से जो वेराइड कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारियाँ दी गई। इसके बाद जो आइन है, इस तरीके से आप कह लें कि जो मुग़ल एम्पायर था
और ख़ास तौर से अकबर के टाइम पे इसमें ये एक माइन ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है। लगभग हर तरह की इन्फॉर्मेशन इस बुक के थ्रू कवर की गई हैं। और इसके साथ ही हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये उन रीजन्स को के भी व्यू को दर्शाता है जो कि सोसाइटी के अपेक्स में थे, और ना केवल उन रीजन्स को बल्कि इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि हमें उन चीज़ों को भी समझने में मदद करता है जिन चीज़ों को किसी अन्य माध्यमों से लिखा जाना संभव नहीं था। अब आइन्स के तहत अगर हम देखें तो मेड अप ऑफ 5 बुक्स, यानी अगेन जो हमारी आईन अकबरी है इनके तहत भी 5 पार्ट शामिल हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट 3 बुक्स है ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है। जो फर्स्ट बुक है मंजिल आबादी, अब देखिए वहाँ तो पूछा गया ऑलरेडी अकबरनामा इन चीज़ों के बारे में, तो यहाँ से नया क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और जैसा कि आपको पता है CDS CAPF के ज़्यादातर जो हिस्ट्री के सवाल हैं वो हमारी थीम्स NCERT से ही फ्रेम किए जाते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो अदर बुक से भी हैं ऑब्वियसली, बट थीम्स NCERT का महत्व ज़्यादा बड़ा है। तो इनमें आप अच्छे से जब भी पढ़ें तो इन चीज़ों को ज़रूर समझें, नोट्स में ऐड करें। और वो ये कि जो फर्स्ट बुक है आईन अकबरी की, इनमें से 5 पार्ट हैं। पहली जो बुक है फर्दर, ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेन बुक है अकबरनामा, इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट या 3 बुक जो भी कह लें। फर्स्ट जो 2 है ये हिस्टोरिकल है, यानी मुगल हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन होता है। तीसरी जो बुक है ये कौन सी है, इसका नाम है अलग से आईन अकबरी। आईन अकबरी, अब आईन अकबरी में भी फर्दर 5 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और जिनमें से जो पहला पार्ट है वो मंजिल आबादी है। ये जो मंजिल आबादी है इनमें इंपीरियल हाउस होल्ड की बात की गई है, किस तरीके से इंपीरियल हाउस होल्ड था, किस तरीके से इनकी मेंटेनेंस की जा रही थी, और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। नाम में ही मंजिल आबादी है तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो सेकेंड बुक है सिपाह आबादी, इनमें सिपाही वगैरह यानी मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन था, सर्वेंट्स वगैरह के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिस्कशन था। अब ये जो बुक है इनमें काफ़ी सारे जो बायोग्राफिकल स्केचेज हैं इंपीरियल ऑफिसेज में जो मनसबदार होते थे उनके बारे में भी काफ़ी सारा डिस्कशन है। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे डिस्टिंग्विश्ड लोग थे अकबर के दरबार में, उनके बारे में भी जानकारी देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मनसबदार हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने यूनिक काम किया है, यानी कुछ किसी काम में ये अलग से निपुण है, तो उनके बारे में भी अबुल फजल ने डिस्कशन किया है। कौन सी बुक में, तो इनकी जो 5 पार्ट वाली आईन अकबरी है इसमें से जो सेकंड पार्ट है नाम क्या है, सिपाह आबादी, इसमें इन चीज़ों का डिस्कशन देखने को मिलता है। आई नो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट एक बार जब आप इसे अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे तो बिल्कुल कठिन सवाल भी आप आसानी से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड बुक की। कौन सा थर्ड बुक, ये जो थर्ड पार्ट है अकबरनामा का आईन अकबरी, उसकी थर्ड बुक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है बट ये है भी काफ़ी वॉल्यूमिनियस, काफ़ी डिटेल्ड में ये बुक लिखी गई है। हाँ, थर्ड बुक का नाम है मुल्क आबादी। मुल्क आबादी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ जो है ये बुक है ये एम्पायर के फिजिकल साइड को भी डिस्कस करती हैं, और बहुत सारे डिस्कशन हमें देखने को मिलते हैं रेवेन्यू रेट्स वगैरह के बारे में, किस तरीके से जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो कितना था, या कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई गई थी उन चीज़ों के बारे में। इसके बाद 12 प्रोविंसेस जो थे उनके अकाउंट्स के बारे में भी डिस्कशन देखने को मिलता है। इसके अलावा काफ़ी सारे डाटा वगैरह भी हैं, स्टैटिक्स इन्फॉर्मेशन है, जिनमें सूबा वगैरह में क्या इनकम थी, क्या फिजिकल डिवीजन थे। अच्छा ये सवाल देखिए, हाँ इसे इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से समझ लीजिए। सरकार है, फिर परगना है, महल है। महल का डायरेक्ट मतलब हम देखें तो विलेज होता है, विलेज यानी ये छोटी यूनिट है। महलवाड़ी व्यवस्था हमने पढ़ा ही है अच्छे से, तो इसलिए मैंने आपको टॉपिक वाइज वीडियोस भी दे दी हैं ताकि आप रिवीजन आसानी से कर पाएँ। जैसे मान लीजिए अभी महलवाड़ी व्यवस्था की बात आई तो इनसे रिलेटेड आप PYQs का रिवीजन कर लें, तो अलग से जो हमारी वीडियो है हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर की है उनमें आप जाएँ तो लास्ट वाले पार्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बस रिवीजन करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमें दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत है तो आप देख भी सकते हैं, और ये आपका टाइम सेव करेगा। इसके बाद देखिए नाउ हम बात करते हैं, हाँ ये तो हमने डिस्कस कर लिया। और जामा, जामा मत भूलिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जामा का मतलब होता है असेस्ड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू आकलित की गई है कि हाँ इतने पैसे यहाँ से आने वाले हैं, बट एक्चुअल में कुछ और भी हो सकता है। और उसके लिए मैंने कौन सा टर्म बताया था, याद है क्या आपको? देखिए रिवीजन करके चलना पड़ेगा। याद आया कुछ? जामा एक तो था जो अमाउंट असेस किया गया था, एक वो जो हासिल यानी असल में जो अमाउंट कलेक्ट की गई। तो ऐसा नहीं है कि जितना आप कैलकुलेट करके चलोगे, ये तो हमारे हाउस होल्ड में भी हमें देखने को मिलता है कि हम जितना बजट एस्टिमेट लेकर के चलते हैं उनसे ज़्यादा या कम ऑब्वियसली हो सकता है, वेरी कर सकती है ये चीज़ें, ठीक है। तो आपने पॉकेट मनी एक्सपेक्ट किया कुछ और असल में आपके हाथ में आए कुछ पैसे और। इस तरीके से आप इसे याद रखें कि जामा जो है वो अमाउंट असेस है, लेकिन हासिल जो है जो आपके हाथों में मिला,
ठीक है, तो जो सूबा लेवल पे काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ आईन अकबरी में, इसके बाद हमें सरकार के बारे में भी डिटेल पिक्चर देखने को मिलती है। आई होप आप सरकार सूबा इनका मतलब समझते हैं, नहीं समझते एक बार हम रिवीजन इसका कर लेते हैं। सो देखिए, मुगल एम्पायर में खास तौर से अकबर के राइन में इस तरीके से कुछ हमें टेरिटोरियल डिवीज़न देखने को मिलता है। सबसे जो बड़ी यूनिट थी ये थी सूबा, ठीक है, प्रोविंस। अब ये जो सूबा है इसे आप प्रेजेंट जो स्टेट्स हैं हमारी उनसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऑब्वियसली काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे, बट आप समझ सकते हैं कि उसी तरीके का जो सबसे बड़ी यूनिट थी वो सूबा कहलाती थी। जैसे अकबर के टाइम पे इनिशियली जो है वो 12 सूबे थे, बट इनके एम्पायर के एंड तक आते आते 15 सूबे हो गए थे। और इवन मैंने कई बार देखा है न्यूज़पेपर्स में, हिंदी न्यूज़पेपर्स में, कि वो स्टेट के बदले में सूबा या सूबे ऐसे टर्म्स भी आज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविंस के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ये अकबर के टाइम पे कितने थे, तो ये 15 हो गए थे। और इसे हेड कौन करता था, सूबेदार करता था, यानी गवर्नर। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है ये सरकार की आती थी। जैसे प्रेजेंट डे में स्टेट है ना, देखिए प्रेजेंट डे से कंपेरिजन करके चलेंगे तो लंबे समय तक आपको ये याद रहेगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है, तो ये जो सरकार है इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट होता था प्रेजेंट डे से अगर हम कंपेयर करें तो। और जो सरकार है इसे हेड कौन करता था, फौजदार इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। फौजदार का क्या काम था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चले एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अमलगुजार कौन थे, तो जो भी रेवेन्यू को एसेस करते थे यानी उनका आकलन करते थे और कलेक्ट करते थे वो अमलगुजार कहलाते थे। इसके बाद जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो आज के डेट में हम छोटे लेवल पे कंपैरिजन कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के बाद, तो ये जो सब डिस्ट्रिक्ट्स ये परगना कहलाते थे। और परगना का हेड कौन होता था, सिकदार। अब ये देखिए, ये सब सवाल पूछे गए हैं तो इनको ध्यान रखें। सिकदार का मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और सबसे एंड में जो है वो महल यानी विलेज देखने को मिलता था। और विलेज के हेडमैन को क्या कहते थे, ये तो आपको पता होगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, मुकद्दम। क्या कहते थे, मुकद्दम। विलेज हेडमैन को क्या कहते थे, मुकद्दम। हाँ जी, बताइए फिर, ये सवाल आपके सामने है, सिविल सर्विसेज 2021 का ये क्वेश्चन है। मिडिवल इंडिया के संदर्भ में आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे वाले क्रम से बढ़ते हुए क्रम की ओर चलना है। ओके, सो उम्मीद है आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है, परगना है। उससे बड़ी सरकार है, सरकार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलती है। और सूबा जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेट लेवल पे देखने को मिलती है। अकबर के टाइम पे 15 सूबे थे। नाउ अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, सीडीएस का है। शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि शेरशाह के बारे में तो मैंने फिलहाल इस लेक्चर में पढ़ाया ही नहीं, बट ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है कि सरकार में इन्होंने एम्पायर को डिवाइड करा, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड था परगना में। सरकार और जो परगना ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जा रहे थे शेरशाह के द्वारा, बिना किसी ऑफिशियल्स की मदद से। अब ये बात तो आपको पता होगी कि अकबर ने जो ज़्यादातर पॉलिसीज़ हैं, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, ये शेरशाह के मेथड से अडॉप्ट करी है, ठीक है। तो इनमें से यह भी शामिल था जो डिवीज़न वाली बात है ये बात तो बिल्कुल सही है। हमें पता है कि सरकार पहले डिवाइड होगी, राइट, और ये जो सरकार ये फर्दर जो है सब डिवाइड होगी आगे जाकर के, किन में, परगना में, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड को अगर आप देखें तो सरकार और परगना जो ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर। आप बताइए, परगना तो एक काफ़ी छोटी यूनिट है, इतनी छोटी यूनिट को डायरेक्टली एडमिनिस्टर क्यों किया जाएगा। इवन अभी हमने यह भी देखा कि परगना के लिए, सरकार के लिए और सूबा के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग हेड देखने को मिल रहे थे। जैसे विलेज का हेड कौन होता है, मुकद्दम। परगना का हेड कौन होता है, सिकदार, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार का हेड कौन होता था, फौजदार और अमलगुजार। सूबा का हेड ऑब्वियसली सूबेदार यानी गवर्नर। और ये गवर्नर जो ये थोड़ी पावरफुल थी, बिकॉज आप कह लें कि एक पर्टिकुलर जो पूरा रीजन है जो मुगल एम्पायर का, चाहे हम कह लें या सूर एम्पायर का, इनमें बहुत ही कम सूबे थे, 10-15 होते थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये एक पावरफुल पद देखने को मिलती थी। इवन कई बार गवर्नर्स के द्वारा रिवोल्ट भी कर दिया जाता था किंग के खिलाफ। नाउ जल्दी से इस डिस्कशन को और इस चैप्टर को दोनों को ही एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। ओके, तो इसके बाद हमने सूबा लेवल की डिटेल देखने के बाद यह भी समझा कि सरकार और सूबा किस तरीके से, सरकार जो है वो सूबा के नीचे वर्क करती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं या कुछ टर्म्स हैं। क्या है, परगनात या महल है, किला है, अराजी है, ज़मीनें पैमुदा है यानी जो मेजर्ड लैंड है, जो जिन ज़मीनों का मापन किया गया है, नगदी है जो रेवेन्यू असेस किए जाते थे कैश में,
कैश का मतलब ही नगद होता है, वहीं से वर्ड बना नकदी। इसके बाद सूरघल था, यानी ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू जो चैरिटी में दी जाती थी, दान में। इसके बाद जमींदार्स का, और इस तरीके से जो कॉलम 7 और 8 है इनमें जमींदार के कास्ट की डिटेल थी, कितने हॉर्समैन उन्हें मेंटेन करके चलने थे उन चीज़ों की डिटेल थी, कितने फुट सोल्जर को प्यादा कहा जाता था, उन्हें भी, यह भी चीज़ों की डिटेलिंग होती थी, कितने ज़मींदार को कितने फुट सोल्जर वगैरह मेंटेन करके चलने हैं, एलिफेंट वगैरह भी। तो ये पूरा जो है वो कॉलम बना रहता था, और इसी कॉलम के बेसिस पे सारे जो डिटेल्स हैं वो फिल किए जाते थे। ये जो मुल्क आबादी है इनमें बहुत ही फैसिनेटिंग और डिटेल्ड डिस्कशन देखने को मिलता है नॉर्दर्न इंडिया की एग्रेरियन सोसाइटी का। जिस तरीके से नॉर्दर्न इंडिया में सोसाइटी थी, इनमें समझने का एक अच्छा माध्यम है ये किताब। क्यों? क्योंकि इनमें कॉलम है, कॉलम के आधार पर डिटेल्स है, और इन डिटेल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के लोग मेजरली वर्क कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है ये टर्म्स। कुछ टर्म्स तो ऑब्वियसली पता है पहले से, किला वगैरह, बट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए ये टर्म कल को सिविल सर्विस में देखने को मिला, क्योंकि अब यहाँ से इस बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले तक तो नहीं थे बट लास्ट के 2-3 सालों में देखने को मिले हैं, तो आपको अच्छे से इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। सूरघाल तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, फिर कहाँ से आए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इवन आपने मेरी एनालिसिस देखी होगी अगर 2023-22 की, तो इनमें मैंने दिखाया है कि जो 20 बुक से एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बने लोगों को टफ लगे, क्योंकि ये टफ है भी, बिकॉज जिस तरीके से हम बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ते थे अब वो बात नहीं है। हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, और बहुत अच्छे से आप कह लें नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे ताकि हम रिविज़न कर सकें। तो ये बात है, ठीक है। इसके बाद सूरघाल हो गया, नकदी वगैरह, ज़मीनें पैमुदा, हाँ ज़मीनें पैमुदा, पैमुदा वर्ड आई थिंक पैमाना से बना होगा, मेजरमेंट की बात की जा रही है ज़मीन को। जो 4th और 5th बुक है किसकी? आईने अकबरी की। आईने अकबरी खुद 3rd बुक है, किस बुक की? किस बुक की? अकबरनामा की। ठीक है, तो बात करते हैं इन 4th और 5th बुक की। इनमें कौन कौन से मैटर डिस्कस हैं? तो रिलीजियस है, लिटरेरी है, कल्चरल ट्रेडिशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने देखी, अब कुछ 2-4 नेगेटिव बातें भी इस बुक के साथ देखने को मिलेंगी। तो देखिए आईने अकबरी के बारे में हमने समझा कि काफ़ी वॉल्यूमिनस बुक है, काफ़ी सारी डिस्कशन है, और बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है मुगल एम्पायर के बारे में, खास तौर से अकबर के एम्पायर के बारे में। बट देखिए ये ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड थी, और इनमें डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए एम्पायर अकबर ने भी काफ़ी मदद करी थी, और ये एक तरीके से ऑफिशियल पेपर का रिप्रोडक्शन भी माना जाता है कि जो ऑफिशियल पेपर्स हैं उन्हें ही एक तरीके से कंपाइल कर दिया गया। तो इन पर भी कुछ सवाल उठते हैं कि जो कोर आइडियाज़ हैं, किस तरीके से जो उस टाइम पे सोसाइटी थी, या जो कास्ट है उनका क्या महत्व था, या बाकी सारी जो चीज़ें हैं, किसान वगैरह किस तरीके से इन्फ्लुएंस थे, या आम जनता की क्या सिचुएशन थी, इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं आप कह लें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लिखी गई है। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये 5 बार बाद में रिवाइज भी किए गए हैं ऑथर के द्वारा, और ये इनमें अगेन वही बात है कि ऑथेंटिसिटी की बात पे थोड़ा डाउट किया जाता है। जो ओरल टेस्टिमनीज हैं इन्हें भी क्रॉस चेक और वेरीफाई किया गया है, ठीक है, फैक्ट्स के साथ। और जो क्वांटिटेटिव सेक्शन में अगर हम देखें तो जो सारे न्यूमेरिकल डेटा हैं ये वर्ड्स में रिप्रोड्यूस किए गए हैं ताकि मिनिमाइज कर सकें ट्रांसक्रिप्शनल एरर्स को। हिस्टोरियंस जिन्होंने एक बहुत ही डिटेल में आईने अकबरी को पढ़ा है वो बताते हैं कि इनमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स डेटा देखने को मिलते हैं, कुछ जो न्यूमरस एरर्स भी हैं यह भी देखने को मिले हैं। तो बहुत बार ऐसा सवाल बना है कि आईने अकबरी में कोई फैक्चुअल एरर नहीं है, तो ये बात जो है वो गलत है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पे बेस्ड, तो ध्यान से समझिएगा। तो काफ़ी सारे एरर्स भी डिटेक्ट किए गए हैं हिस्टोरियंस के द्वारा, और अबुल फजल के जो असिस्टेंट थे उनके द्वारा भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स देखने को मिली हैं, और ये जनरली माइनर मिस्टेक है। और ओवरऑल जो क्वांटिटेटिव वेरासिटी है इनसे हम नहीं कह सकते हैं कि जो असल में पैमाना था उससे बहुत ज़्यादा अलग होगा, ठीक है। अब एरर तो हो ही जाती है इंसानों से डेफिनेटली, और इसी तरीके से कुछ एरर्स है डाटा वगैरह में, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं और कुछ लिमिटेशंस की। तो यही है, क्वांटिटेटिव डाटा पे ज़्यादा बेस्ड है, इनमें कुछ स्क्यूड नेचर देखने को मिलता है, जैसे सभी प्रांतों से इक्वल डेटा नहीं लिए जा सके हैं, और इसका रीज़न भी रहा होगा ऑब्वियसली। सभी क्षेत्रों से सभी बिल्कुल डिटेल में डाटा निकालना आसान बात नहीं होती है। कुछ सूबा में जो है वो डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपाइल किए गए, बट सारे सूबा में ये बात नहीं देखने को मिलती है। जो फिजिकल डेटा की अगर हम बात करें तो ये रिमार्केबल है अपने रिचनेस के साथ, और इनमें जो इक्वली इन चीज़ों को भी महत्व दिया गया है कि प्राइसेस क्या रहे, वेजेस क्या रहे, इन चीज़ों को अच्छे से नहीं भी कई जगहों पर डॉक्यूमेंट किया गया है। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो काफ़ी सारी पॉजिटिव बातें, बट कुछ नेगेटिव बातें इस सेंस में है कि जो बुक्स हैं जिस तरीके से हम डेटा वगैरह देख करके चलते हैं तो इनमें कहीं कहीं पर एरर्स देखने को मिलते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं आईन अकबरी के ट्रांसलेशन की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है, तो ये बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा ट्रांसलेट भी की गई हैं। हेनरी ब्लॉचमैन नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने एडिट किया है और एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से ये जुड़े थे। और जैसा कि आपको पता है जो एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता में। इन्होंने इसे पब्लिश किया इन बिब्लियोथेका इंडिका सीरीज़ में, और इस बुक को फर्दर बहुत बार ट्रांसलेट भी किया गया, इंग्लिश में भी इवन ट्रांसलेट किया गया 3 वॉल्यूम्स में। और ये हेनरी ब्लॉचमैन की बुक है, फर्स्ट वाली का ट्रांसलेशन हेनरी ब्लॉचमैन के द्वारा किया गया है, और जो बाकी 2 वॉल्यूम्स हैं ये एच.एस. जेरेट के द्वारा ट्रांसलेट की गई हैं। यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर का द एंड, और काफ़ी लंबा चैप्टर था ये एक तरीके से हम कह लें। अब टाइमलाइन की बात करते हैं। 1526 में आपको पता है बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया है, और यहाँ पे मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट फेज़ देखिए 1530 से 40 देखने को मिला हुमायूं का, और बीच में जैसा कि आपको पता है कुछ, हाँ, ये 1540 से 55 वाला जो टाइम पीरियड है इनमें सूर इंटरेंजम देखने को मिलता है, ठीक है। और इस पीरियड में हुमायूं जो है ये सफाविद रूलर के पास एग्जाइल में होते हैं, और हुमायूं को जो टेरिटरीज़ है ये वापस ये रीगेन कर लेते हैं 1555-56 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रूल नहीं कर पाते हैं। इसकी स्टोरी हमें पता है। दीन पनाह नाम की लाइब्रेरी है, उनमें सीढ़ियों से गिरकर इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद अकबर का टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1556 में 1556 में जो है ये पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, राइट, दूसरा बैटल। और इसके बाद अकबर की राइन देखने को मिलती है 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, और इसके बाद जहांगीर का राइन देखने को मिलता है 1627 तक। फिर आता है शाहजहां का राइन 1628 से 58 तक, और इसके बाद 1658 से 1707 तक। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। आई थिंक ये लेंदीएस्ट रूलर है मुगल एम्पायर के, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक रूल किया है। ये औरंगजेब का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। 1739 में नादिर शाह अटैक करते हैं। इंपॉर्टेंट ईयर है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में, नोट कर लीजिएगा। 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया और काफ़ी सारा धन यहाँ से ये ले जाते हैं। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पहला कब होता है? 1526 में, दूसरा 1556, तीसरा 1761। 1765 में दीवानी मिल जाती है बंगाल की, किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1857 में हमें पता है क्या होता है, म्यूटिनी देखने को मिलती है। सो यहाँ पे हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये हमारा जो थीम 5 है ये कंप्लीट है। भक्ति सूफी ट्रेडिशन हमने डिस्कस कर लिया, विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्कशन कर लिया, ये भी और ये भी। और इसी के साथ ही हमारी जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड पार्ट जो है वो ख़त्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से पार्ट 3 की डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेबल्स इन दराज 1857 वाला ये जो चैप्टर है इससे काफ़ी सारे सवाल भी पूछे गए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जिस तरीके से हमने इन्हें डिस्कस किया उतना टाइम तो लगेगा ही। इसके बाद हमने गांधीयन मूवमेंट पर बात करना है, फिर पार्टीशन वगैरह के बारे में, और एट द एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फ्रेम हुआ। सो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही होगी। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपने राय था विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।